दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नादरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और ये दरख्वास्त की गई है कि 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कल ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम को कोई कलअदम करार नहीं दे सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता और ये इख्तियार पार्लियामेंट ही का है। इसी के साथ साथ जो जुडिशल कमीशन के हवाले से जो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे थे, जो 28 को दोबारा एक इजलास बुलाया गया है, उस हवाले से भी PTI का ये एक इशारा सामने ज़रूर आया है कि अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन कायम कर दे तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल हो सकता है। अलबत्ता अभी तक ये फैसला है कि 28 जनवरी को जो हुकूमत ने इजलास बुलाया है मुज़ाकराती कमेटी का, उसमें PTI शिरकत नहीं करने जा रही। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आज एक अहम फैसला PTI की जानिब से ये भी सामने आया है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको पार्टी के सदारत के ओहदे से हटा दिया गया है और जुनैद अकबर को सदर जो है वो नामजद किया गया है। इसी के साथ साथ ये भी एक डेवलपमेंट है कि कल ही जुनैद अकबर साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया था। अब इसी के साथ साथ जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहीं हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी बाज़ हुकूमती फैसलों से हुकूमत से नाला नज़र आ रही है। और कल जो CEC का इजलास हुआ, ज़राए के मुताबिक उसमें बाज़ सीनियर रहनुमाओं ने यह तजवीज़ रखी क़यादत के सामने कि हुकूमत ने जो मुआहदा किया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इसलिए हुकूमत से अलग होना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं हो सका और बाज़ जो मुतालबात थे उस CEC के इजलास के बाद जो प्रेस टॉक हुई उसमें सामने आ चुके हैं। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हुकूमत की कारकर्दगी है और ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मांडवीवाला साहब। सर, आपसे शुरू करेंगे। सब तो इस वक्त जो हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला था, उसमें एक तातुल है, PTI ने इनकार कर दिया है। मुज़ाकरात के हवाले से आप क्या राय रखते हैं कि क्या होना चाहिए? आप समझते हैं कि PTI ने इनकार कर दिया है तो फिर हुकूमत खामोश बैठेगी या राब्ता करना चाहिए? देखें, हुकूमत जो भी हो ना, उसको हमेशा अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए और उनको राब्ता रखना चाहिए PTI के साथ। अगर उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म भी कर दिए तो हुकूमत को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अब मुज़ाकरात के हवाले से सर आपके सामने है सलीम साहब के PTI ने 7 रोज़ की एक डेडलाइन दी थी, वो नहीं गुजरी, अभी भी टाइम है। लेकिन वो डेडलाइन गुजरने से पहले ही अगर PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया तो आप समझते हैं कि उनको भी रिव्यू करना चाहिए अपना फैसला? जी, वो तो मैं तो यही कहता हूँ हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि कभी भी ऐसा डेडलॉक नहीं आना चाहिए, मुज़ाकरात कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सियासत का मतलब ही यही है कि आप हमेशा एक दूसरे से बातचीत करें, हमेशा किसी हल की तरफ जाएं, अपने मसाइल हल करें। ये डेडलॉक और ये मुज़ाकरात ख़त्म कर देना, ये हमेशा एक मैं समझता हूँ नॉन सियासी स्टेप होता है, तो ये कभी भी पार्टियों को नहीं करना चाहिए। लेकिन सलीम साहब, वो जो 2 मुतालबात हैं कि आप जुडिशल कमीशन की तश्कील करें और इसी के साथ साथ जो कैदी हैं उनकी रिहाई, आप समझते हैं कि ये मुमकिन है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमती, उसके दायरा इख्तियार में ये चीज़ें आती हैं कि ये 2 फैसले किए जा सकते हैं या मुश्किल है? देखिए, कमेटी तो बेसिकली इसलिए बनाई है ना कि वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी, वो अपने मुज़ाकरात कंक्लूड करके गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे, चाहे वो कहें उसमें कि जुडिशल कमीशन बनाएं, चाहे वो कहें कि जी जो कैदी हैं जिन पे कोई इतने सीरियस केसेस नहीं है उनको रहा, कोई तो रिकमेंडेशन निकलनी चाहिए मुज़ाकरात से। और ऐसे ही कह देना कि जी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, डेडलॉक हो गया, फलाना हो गया, मतलब ये एक मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। और दोबारा इनको मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए, गवर्नमेंट को दोबारा PTI से कांटेक्ट करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि जी आप बैठे, कोई हम हल की तरफ निकलें, चाहे वो पूरा हल ना हो, मतलब पार्ट हल हो, मगर कोई तो हल निकले ना। ठीक है, लेकिन सलीम साहब, आपको वैसे वजह क्या नजर आ रही है कि अगर PTI ने अचानक इनकार कर दिया है तो इसकी वजह कहीं ये तो नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं जिनके साथ वो शुरू से मुज़ाकरात करना चाहते थे?
देखें, वो तो इन मुज़ाकरात से पहले भी ये कह रहे थे कि जी जी। जो लोग हैं उनको बिठाएं मुज़ाकरात में, तब हम मुज़ाकरात करेंगे। मगर देखें, हम्म, वो मेरे हिसाब से उनको भी ये रिकमेंडेशन ये कमेटी दे सकती है। मतलब आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ये जी। रिकमेंडेशन कमेटी दे सकती है कि आप इन चीज़ों को देखें और इस तरीके से चीज़ें हल करें ताकि हम इनके साथ आगे चल सकें। लेकिन अब सलीम साहब चलें, पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह, लेकिन आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हमने देखा है कि वक्तन ब वक्तन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सामने आते रहते हैं। कल जो सीईसी का इजलास हुआ, आपके मुताबिक उसमें क्या फैसले हुए? देखिए, कल तो सीईसी के जो जो हमारा मीटिंग हुई सीईसी की, उसमें तो जी। लोग बड़े पीएमएलएन से नाखुश हैं। मतलब वो कहते हैं जी, ठीक है। पंजाब वाले भी आपके वर वेरी अनहैप्पी विद पंजाब गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा जी हम तो मतलब जनरल रिकमेंडेशन सारे प्रोविंसेस से लोगों की यही थी कि जी हमें पीएमएलएन के साथ का साथ छोड़ देना चाहिए और हमें इनका एलाई नहीं रहना चाहिए। तो ये बड़ा एक लीडरशिप के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि जब सारी पार्टी ये कहे कि जी अब आप पीएमएलएन हम्म, के साथ ना रहे, और हमें हमें जो भी एग्रीमेंट हमने इनसे किया है, इन्होंने कोई भी एग्रीमेंट पूरा नहीं हम्म, किया। तो फिर उससे ये लगता है कि हम्म, डेफिनेटली कोई बात सही नहीं चल रही हमारी कोलिशन की, पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की। तो इसमें पीएमएलएन को मेरा ख्याल अब लीडरशिप कन्वे करेगी कि जी आप या तो इन मसलों का हल निकालें या फिर वी पार्ट वेज, हम एज एलाइज नहीं रहेंगे पीएमएलएन के। हम्म। तो ये सर फिर आपने कोई रेड लाइन सलीम साहब तय की है कि आप कितना इंतजार करेंगे? जो डार साहब की क़यादत में वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी तश्कील दी है, उनके साथ तो मुज़ाकरात भी हुए हैं, आपकी मुलाकातें भी हुई हैं। देखिए, डार साहब तो कोशिश करते हैं और बड़ा सिंसियरली कोशिश करते हैं कि हमारे बीच में चीज़ें हल हों। मतलब हत्ता कि ये हाल है कि प्रेसिडेंट हाउस से चीज़ें जाती हैं, डायरेक्टिव जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को, और दूसरी जगह है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं होती। अब प्रेसिडेंट हाउस से अगर चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी तो नीचे क्या चीज़ें होंगी? कुछ भी नहीं होगा। और यही लोगों की कंप्लेन थी कि जी चीजें इम्प्लीमेंट ही नहीं होती, और जो चीजें इन्होंने हम्म। एग्री भी की हुई हैं वो भी ये नहीं करते। तो जब ये नहीं होंगी तो ये हाँ। कोलिशन कैसे चलेगा? एक दिन टूट जाएगा। अच्छा, नहीं लेकिन सर जरदारी साहब के तो बड़े अच्छे मरासिम हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ। वो इस वक्त रियासत के सरबराह हैं, सदर हैं सर। देखिए, मैं नादिर साहब, मैं मरासिम की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ जी। प्रैक्टिकल सिचुएशन की। अगर प्रैक्टिकली हम्म। आपका कोलिशन नहीं चल पा रहा, आपके जैसे भी मुरासिम हो, जैसे भी आपकी जी। रिलेशनशिप हो, अगर प्रैक्टिकली आपका हम्म। कोलिशन नहीं चल पा रहा, जिन चीजों पे आपने एग्री किया है उनको आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो ये तो कोलिशन टूटेगा एक दिन। हाँ। और सीईसी में मुझे इसकी वो कह रहे हैं ना, खुशबू आ रही थी कि ये कोलिशन नहीं चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि खुद जो सदर साहब हैं वो भी शहबाज शरीफ साहब के साथ या मौजूदा हुकूमत के साथ कोई खुश नहीं है कि उनके अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। जब आप देखें ना, सदर पाकिस्तान एक डायरेक्टिव भेजते हैं, चाहे वो किसी किस्म का भी डायरेक्टिव हो, और वो आप इंप्लीमेंट नहीं जी। करते, तो आप फिर नीचे क्या हाल होगा? नीचे तो उससे भी बुरा हाल होगा। तो तो ये अभी तो फिर बड़ा लेकिन सलीम साहब, ये जो मुज़ाकराती कमेटी है डार साहब की क़यादत में, इनके साथ अभी आप मुज़ाकरात का सिलसिला तो जारी रखेंगे ना? देखिए, हम तो कभी मुज़ाकरात बंद करने में बिलीव ही नहीं करते, और डार जी। साहब हमेशा कोशिश करते हैं कि जी किसी तरीके से हर चीज का मैं हल निकालूं दोनों, और वही कोशिश करते हैं, बाकी और कोई नहीं करता। मैंने और किसी को नहीं देखा कि वो कहे कि नहीं जी आप बैठे हैं, हम आपके मसले हल करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे। वही भाग दौड़ कर रहे होते हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ये फीलिंग है कि कल कोलिशन टूट सकता है। और डार साहब ये रियलाइज करते हैं कि कल ये कोलिशन टूटेगा
तो फिर क्या होगा? तो नुकसान सबसे बड़ा उसमें PMLN को। लेकिन सलीम साहब, अब हमने देखा कि मुश्तरका इजलास जो पार्लियामेंट का बुलाया गया, उसमें कुछ ऐसे बिल्स भी आए जो मौखर करने पड़े। उनकी वजूहात क्या थी? एक तासुर पार्लियामेंट के अंदर ये भी मिला कि शायद कुछ ऐसे इख्तियारात थे जो वापस लिए जा रहे थे और उन कवानीन पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आपकी इत्तेहादी जमात है, उनको एतमाद में ही नहीं लिया गया था। यही तो मैं आपको बता रहा हूं, यही तो मसाइल है। यही तो मसाइल है। और उस पर नौबत ये आ जाती है कि जब हम उनको कहते हैं कि जी हम इनको अपोज करेंगे, तो वो फिर डेफर कर देते हैं। तो फायदा क्या हुआ? मेरा यही कहने का मतलब है ना कि भाई, अगर आपको एहसास नहीं है, आपको समझ नहीं है, और आप ये नौबत ला रहे हैं कि हम आपके बिलों को अपोज करें, गवर्नमेंट को अपोज करें, तो क्या फायदा? लेकिन सलीम साहब, इन बिलों में था क्या? कोई अगर आप थोड़ी बहुत मालूमात अगर शेयर कर सकें कि हुकूमत क्या चाहती थी? इन बिलों में ऐसी कोई चीज नहीं थी। इन बिलों में यह था कि हमारा इनका इन बिल्स के ऊपर अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ और आपने ये बिल पास होने के लिए लगा दिए। इट वाज अ प्रिंसिपल इशू कि भाई हमने अभी आपके साथ अभी मुज़ाकरा चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, आप बातचीत हमसे कर रहे हैं, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप उसको फाइनल तो होने दें। आप अपनी मर्जी से लगा देते। ठीक है, लेकिन अब जो मईशत के हवाले से आपका हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है सलीम साहब, आपकी लीडरशिप का, इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, जो वज़ीर ख़जाना साहब के इक़दाम हैं, उनके फैसले हैं, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक है मईशत के हवाले से, या अभी भी आप समझते हैं कि नहीं, बहुत सी खराबियां और कोताहियां मौजूद हैं? नहीं, मैं देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और हम हर काउंट पे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर मईशत में जाहिर सी बात है कुछ इक़दामात ऐसे हैं जिस पे हमारा एग्रीमेंट नहीं है, मगर हम वो गवर्नमेंट को सपोर्ट इसलिए करना चाहते हैं कि हम IMF में जा रहे थे, IMF की कुछ कंडीशंस थी, हम उस पे एग्री नहीं भी करने के बावजूद भी हम एग्री कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोग्राम चले, IMF का प्रोग्राम चले और चीजें जो हैं वो बेहतर हों। अगर गवर्नमेंट को थोड़ा इस पे भी सोचना चाहिए कि अगर हम कोई आपको कुछ कह रहे हैं तो उस पे आप उसको सीरियसली सोचें, उन इश्यूज के ऊपर, और हमसे डिस्कस करें। और अगर ये नौबत आएगी कि जी IMF से डिस्कस करना है, तो हम भी IMF से डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। IMF तो कमिटीज को भी मिलती है, पार्टीज को भी मिलती है, और IMF के प्रोग्राम के लिए हमने आपको सपोर्ट किया, हमने लेटर दिया IMF के लिए, IMF को लेटर दिया कि हम जो प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे। मगर आपको हमसे, देखें, गवर्नमेंट का फायदा है अगर वो आपसे एग्री करके IMF के पास जाएं। अगर वो आपसे एग्री नहीं करेंगे, IMF के पास जाएंगे, तो उनका नुकसान है, उनका फायदा नहीं है। ये सोचने वाली बात। सही, ठीक है। लेकिन सलीम साहब, अब आपकी कमेटी में हमने देखा कि अब चले मईशत के हवाले से मुख्तलिफ चैलेंजेस का जिक्र खुद हुकूमत भी करती है, लेकिन आपकी कमेटी में हमने एक मसला ये भी देखा कि FBR की जानिब से गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, या ख़ास तौर पर ख़रीदारी के हवाले से जो एक मामला आया कि इतनी करोड़ों की गाड़ियां जो है वो खरीदी जा रही हैं, तो ये मामला आप समझते हैं कि ये FBR की हद तक है, या हुकूमत भी किसी न किसी हद तक वो इन मामलात को नहीं देख रही कि मौजूदा मईशत के चैलेंजेस जो हैं उनको अगर सामने रखें तो इस तरह के इक़दाम नहीं होने चाहिए? देखिए, पहले तो नादिर साहब, करोड़ों की नहीं, अरबों की गाड़ियां हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि इन्होंने FBR के लिए पैकेज अप्रूव करवाया, वो पैकेज आज तक इन्होंने कमेटी को नहीं दिखाया, कोलिशन को नहीं दिखाया, और जाके कैबिनेट से अप्रूव करा लिया। और सडनली हमें पता चलता है थ्रू सोशल मीडिया कि जी 6 अरब की गाड़ियां ली जा रही हैं और अपनी मर्जी की गाड़ियां ली जा रही हैं, कोई टेंडर प्रोसेस नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं है, कोई नहीं। लेकिन सलीम साहब, अब तो कॉमर्स मिनिस्टर को ये इख्तियार दिए गए हैं कि वो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो उस पर वो वेव ऑफ कर सकते हैं। आज की अगर आप खबर देखें, जो कल बिल भी मंजूर हुआ है। देखें, हम किसी इख्तियारात के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं पर्सनली हूं, ना हमारी पार्टी है, मगर अगर कोई चीज गलत है और गलत इख्तियारात का इस्तेमाल है,
तो उसको तो हम अपोज करेंगे और उसको हम नहीं होने देंगे। ठीक है, चाहे हमारा कोलिशन रहे या ना। अच्छा चलें, ठीक है। सलीम साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब की गुफ्तगू और बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू की है, खासतौर पर जो उनका मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद है उस हवाले से। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के हवाले से हैं उन्होंने खुलकर उन पर बात की कि खुद जो ऐवान सदर की जानिब से हिदायत आ रही हैं उन पर भी हुकूमत की जानिब से अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और आज ही PTI ने यह भी मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन तश्कील दे दी जाए तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो बहाल हो सकता है। अब 28 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब तो कर रखा है, लेकिन क्या उसका ऐलान किया जाएगा जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हुकूमत ने जवाब तैयार किया है या फिर नहीं, हम बात करेंगे। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज एक मरतबा फिर PTI ने ये इंदिया दिया है कि अगर आप लोग कमीशन बना दें जो उनके 2 मुतालबात में से एक मुतालबा है तो फिर शायद मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं। आप समझते हैं कि कमीशन की तश्कील दी जा सकती है? ये मुतालबा ऐसा है कि माना जा सकता है, हुकूमत का इख्तियार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादर, ये तो देखिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोनों तरफ से कमेटियां बनी हुई हैं और ये पहले भी 28 तारीख तक का टाइम दिया था इन्होंने। जब रिटर्न इन्होंने अपना मुतालबा दिया है तो उनको 28 तारीख तक वेट करना चाहिए ना। उसी बात पे गौर वगोज़ हो रहा है, इनकी बातों पे क्यों नहीं? हर चीज़ मुमकिन है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं तो हर अपने प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा कि ये जो इन्होंने कहा तलब किया है तो ये गलत है, ये कर ही नहीं सकते। कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही अपोजिशन और ना ही हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात के तात्तल को, क्योंकि ये कोई आपस में के मुज़ाकरात नहीं है। ये तो 25 करोड़ लोगों के मुतालबात हैं, 25 करोड़ लोगों के लिए हमने करना है। हम किसी की हार और किसी की जीत नहीं है इसमें। तो तमाम मुल्क हमारा आगे बढ़ेगा अगर हम एमिकेबली कुछ ना कुछ हल करेंगे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो उसके बाद भी जहाँ करोड़ों लोग मर गए दोनों साइडों से, फिर भी तो उसके बाद भी लोग बैठे। ये तो एक छोटी छोटी बात पे ये अपने रुस बैठते हैं, यानी नाराज़ हो जाते हैं। बात है जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मुज़ाकरात आखिरी वक्त तक होने चाहिए। हर एक को कुछ ना कुछ लचक दिखानी चाहिए, 2-2 कदम पीछे हटना चाहिए। ये मुल्क के लिए मफाद हैं। कोई शिकस्त देने के लिए या मुछों को ताव देने के लिए या अपनी अनाओं को बढ़ाने के लिए तो किसी साइड से मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात लोगों के लिए हैं और इसके बगैर कोई और चारा ही नहीं है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और इतना अरसा हम इनको समझाते रहे। लेकिन शेख साहब, आप क्या समझते हैं सर के हुकूमत को अब हाथ बढ़ाना चाहिए? अगर उन्होंने इनकार किया है तो राब्ता करना चाहिए एक मरतबा उनके साथ? मैं समझता हूँ दोनों साइडों को हाथ बढ़ाना चाहिए, किसी को भी इसमें तामल नहीं करना चाहिए। ये मैंने जैसे पहले कहा ना कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। लोगों के हमारा मेयार ज़िंदगी बहुत कम हो गया है, उनकी मुश्किलात हैं, महंगाई। इस हुकूमत ने बहुत मेहनत की है और काम किया है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने। लेकिन रुपया जो है स्टेबल हो गया है, हमारी जो रिज़र्व्स हैं बढ़ गए हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है और सबसे बढ़ के महंगाई में बिल्कुल कमी आई है। लोएस्ट है महंगाई, 10 साल की इस माह में जो है वो लोएस्ट रेट आया है महंगाई का। और तवक्को कर रहे हैं कि मंडे को जो पॉलिसी रेट आएगा उसमें और पॉलिसी रेट भी कम हो जाएगा और कम होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अब हम तरक्की के मराइल को हमने अबूर करना है, ग्रोथ बढ़ानी है। और ये अगर आपस की टसल रहेगी ना और अगर ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी तो हमारे यहाँ बाहर का पैसा नहीं आएगा। और हमारी तरक्की के लिए 2 काम सबसे ज़रूरी है, यही हमने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में रखा है। एक तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और दूसरा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, यानी एक्सपोर्ट की वजह से एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्री लगे और एक्सपोर्ट भी बढ़े और उसके साथ तरक्की आगे बढ़े। तो ये लोगों के मेयार ज़िंदगी की बात है। इसमें इसमें किसी भी एक पार्टी की, सारी पार्टियां इन्वॉल्व हैं और सब पार्टियों को इसमें मफाद है क्योंकि वो लोगों से इलेक्ट होके आते हैं। तो ये मैं लेकिन शेख साहब, ये जो इन्होंने मुज़ाकरात से इनकार किया है, पहले भी आपको याद होगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात PTI चाहती थी, उन्होंने बात भी की, मुख्तलिफ बयानात भी आए। अब अगर इन्होंने इनकार कर दिया है तो आपको कहीं खदशा तो नहीं है कि PTI के राब्ते जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद बहाल हो गए, इसी वजह से वो सियासी जमातों के साथ बातचीत नहीं करना चाह रहे? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता बहाल होना कोई होना चाहिए।
ये भी हमारे वो मुल्क की एक अहम स्टेक होल्डर्स है जो इस्टेब्लिशमेंट है, और हमेशा उनके राब्ते, देखिए जो पॉलिटिकल डायलॉग है वो तो सियासी पार्टियों में होगा, लेकिन और कई मामलात हैं, अगर उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो हर एक को इस्टेब्लिशमेंट उनको फराहम करती है, फैसिलिटेट करती है। इस्टेब्लिशमेंट का काम होता है कि वो इन पार्टियों से रब्ता, तो हमारे मुल्क की हर एक से रब्ता, चाहे अदलिया से हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियों को हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट को हो, रब्ते हर एक के हर वक्त होने चाहिए। लेकिन सियासी जो मामलात हैं वो तो हम इलेक्टेड लोग या तो असेंबली में हल कर सकते हैं या आपस में बैठ के मुज़ाकरात कर सकते हैं, और ये मुझे लाजमी है, मैं इसमें एश्योर हूँ, क्योंकि उसके बगैर कोई और ऑप्शन निकला ही नहीं है। आज तक हमें पता ही नहीं लगा, जब हम इंडिया से जंगें की तो उसके बाद भी हमने जाके उनके साथ टेबल पे बैठे ना, तो ये तो कोई और रास्ता नहीं है। तो इसलिए ये तो लेकिन आपको शेख साहब, आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब शामीउन कुरैशी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, और वह हुकूमत के साथ, जिसमें डार साहब मौजूद थे, नवीद कमर साहब थे, मुज़ाकरात कर रहे थे, और जब आपने एग्री भी कर लिया था कि असम्बलियां तहलील की जाएंगी और इलेक्शन की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर पीटीआई ने जो है वो मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था, आपको याद होगा। तो अब भी आप समझते हैं कि पीटीआई का मुज़ाकरात से इनकार उनकी सियासी गलती होगी अगर पीटीआई नहीं करती मुज़ाकरात? तो देखिए, वो जो पहले किया था जिसको आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसका उनको क्या फ़ायदा हुआ? अपनी असम्बलियाँ उन्होंने ख़ुद तोड़ दी आपके सामने। इलेक्शन पे जाके ये देखिए ना, ये हमें इलेक्शन पे भी कोई ना कोई, सारी पार्टियों को एक कोई लाहा अमल बनाना चाहिए जिससे सब पार्टियां इलेक्शन के रिज़ल्ट को माने। अगर इलेक्शन के रिज़ल्ट को नहीं माना जा रहा बहुत अरसे से, तो उससे नुकसान हो रहा है, उसमें मुल्क की जो सियासी जो है ये गानगत नहीं हो रही। आप हमारे मुकाबले में बराबर में हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया है, वो हमसे 6 गुना आबादी का मुल्क है, बार बार वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी अपोजिशन होती है, लेकिन वो इलेक्शन के रिज़ल्ट सब मानते हैं। जो जीतता है जीतने वाला, जो हारता है वो हारने वाला, यही स्पिरिट होना चाहिए। जमहूरियत का ये स्पिरिट है, अदरवाइज़ तो हम जमहूरियत की जड़ें काट रहे हैं। और ये जो इलेक्शन हमारे यहाँ हर कोई शिकायत कर रहा है, हमें बैठना चाहिए। पॉलिटिशियंस को कौन रोकता है हमें आपस में बैठने का? क्या इस्टेब्लिशमेंट हमें रोकती है? इस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है कि मुल्क आगे बढ़े, मुल्क तरक्की करे। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हम भी इलेक्टेड लोग हैं। नहीं अगर रिजल्ट देंगे तो अगले जब अवाम के पास जाएंगे, देखिए जब मैं इलेक्शन में जाता हूँ बार बार, तो यही कहता हूँ ना कि मैं मुल्क की खुशहाली के लिए, आपकी तालीम के लिए, आपके जॉब्स की क्रिएट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करूँगा। और जब यहाँ हम आ जाते हैं तो मैंने तो सुना ही नहीं किसी से ये बात। यहाँ तो बस वो हर कोई एक दूसरे, ज़्यादातर जो अपोजिशन है उसका काम यही है, ये कोई रोल नहीं है। अपोजिशन का काम है कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़, मशवरे देना। लेकिन चलें शेख साहब, वो तो अब पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात तो चलें अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी जिस पर आपने हमारे ही प्रोग्राम में, हम पहले भी इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं, आपको याद होगा। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपने मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो फिर शायद ये इत्तेहाद बरकरार ना रह सके। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ी आसान सी बात, ये हमारे पास किसी एक पार्टी के साथ पास भी मेजॉरिटी नहीं है। हम आपस में इकट्ठे रहेंगे, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग या दूसरी हमारी एलाई पार्टियां, तो तभी हमारी अक्सरियत रहेगी ना। अक्सरियत के बगैर तो जमहूरियत में हुकूमत का तसव्वुर ही नहीं है। तो ये देखिए, वो एलाई पार्टी, हम उनसे मशवरे करते रहते हैं, उनकी रिजर्वेशन होती हैं, और ये कोई ऐसी बात, कोई अनहोनी बात नहीं है। हमेशा जब अलायंस होता है तो इख्तलाफ भी होते हैं उसमें, फिर उसको मुश्तरका मफाद में उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। अभी मैंने जॉइंट सेशन देखा है, कल था जॉइंट सेशन, तो उसमें भरपूर पीपल पार्टी ने तमाम जो बिल थे उनकी फेवर की है, सब ने मिल के हमने वोट दिए, तो वो तो सामने आ गई है। ये बात करना, ये तो सबको पता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई इख्तलाफ होता है और वो उसमें मुफाहमत नहीं हो सकती, तो फिर तो ये हुकूमत नहीं रह सकती ना। हुकूमत की तो मेजॉरिटी के साथ ही होती है। तो और पीपल पार्टी ने हमारा साथ दिया है, हम उनके साथ बिल्कुल जो भी मामलात हैं वो बैठेंगे, हर कोई जो इख्तलाफात है उसको दूर करेंगे, और कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे काफ़ी कराची में मैं होता हूँ, मैरी टाइम अफेयर्स मेरे पास है, तो मेरे उनसे राब्ते हैं काफ़ी, क्योंकि यहाँ समुंदर जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के साहिल पे है यहाँ पे, और हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे के साथ मफाहमत करते हैं। लेकिन शेख साहब, फिर अब तो उनके बयानात अगर आप देखें तो वो बड़े सख्त होते जा रहे हैं वक्तन ब वक्तन। अब तो वो ये भी कहते हैं कि आपकी हुकूमत उनकी सपोर्ट से की वजह से ही कायम है, अगर वो सपोर्ट ले लें तो आपकी हुकूमत नहीं रहेगी।
इसमें तो कोई शक नहीं है, ये हम खुद तस्लीम करते हैं कि हम उनकी अगर सपोर्ट हमारे पास नहीं हो तो हमारी हुकूमत की मेजॉरिटी अक्सरियत नहीं रहेगी। तो इसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। और पीपल पार्टी का ये उन्होंने हमें सपोर्ट की है, तो इसमें तो ये उनका एक प्रेसिडेंट बने हुए हैं पीपल पार्टी के, गवर्नर उनके बने हुए हैं, तो मिलजुल के ही हुकूमत हुई है ना। सब ने अपने अपने जो भी उनके लीडर्स हैं उनके पास काफ़ी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, तो उसकी वजह से ये हुकूमत कायम है। अदरवाइज तो और मैं ये समझता हूँ कि ये रहेगी बहुत अरसे से हमारी आपस में। पिछली हुकूमत में भी जब इनके हुकूमत में वजीर थे तब भी मिल के इख्तलाफात तो रहते ही है पार्टियों में। पार्टी के अंदर, एक पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं, वो तो हर जगह। लेकिन शेख साहब बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जो वजारत आपके पास है, अगर आप हाल ही में देखें तो पीपल्स पार्टी ने मेरी टाइम अथॉरिटी के हवाले से जो है वो उस पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि आपने कोई मुशावरत नहीं की। अभी वो जो मैरीटाइम अथॉरिटी बनी है इसमें तो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें तो SIFC ने और वो भी सब शमूलियत है। हमारी मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्ट्री डिफेंस जो है वो ख्वाजा आसफ साहब उसको चेयर कर रहे थे, और तमाम इदारों से उसमें मशवरा हुआ है। और अगर कोई पीपल पार्टी ये समझती है तो अभी वो कोई उसका कोई सामने नहीं आया कोई अथॉरिटी का। अगर एक आइडिया है तो उसको फर्दर कोई रिफाइन करना है, हम पीपल पार्टी से हर वक्त मशवरा करने को तैयार हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उनको एकोमोडेट करने को तैयार हैं। हम पीपल पार्टी को साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो मेरी टाइम अथॉरिटी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अभी भी अगर वो तजावीज़ दें तो उनको एडजस्ट किया जा सकता है, अकोमोडेट किया जाएगा उन तमाम तजावीज़ को। और पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून जो है वो साथ लेकर चलेगी। इख्तलाफात सियासी जमातों के अंदर और इत्तेहाद में होती रहती हैं, ये तमाम इख्तलाफात होते रहते हैं। और इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुज़ाकरात करने चाहिए और सियासी जमातों के आपस में मुज़ाकरात के ज़रिए ही कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो सूबाई सदर की नामजदगी का फैसला है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मुज़ाकरात के हवाले से अहम बयान ये भी आया है कि अगर हुकूमत जो दो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने रखे गए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जुडिशल कमीशन की तश्कील है, अगर अब भी हुकूमत जुडिशल कमीशन की तश्कील करती है तो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो बहाल हो सकता है। और साथ ही साथ जो अहम तब्दीली ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है कि अली अमीन गंडापुर साहब को रिप्लेस किया है जुनैद अकबर साहब ने, और कल ही वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बने थे। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ बातें इख्तलाफात के हवाले से आती हैं या ओवरऑल जो इस वक्त तब्दीली के हवाले से एक अहम फैसला सामने आया, उस हवाले से शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया यूसुफजई साहब। अब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तब्दीली के जुनैद अकबर साहब को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, इसकी वजूहात आपके नज़दीक क्या है कि इस मरहले पर यह फैसला क्यों करना पड़ा है पार्टी क़यादत को? देखिए, जाहिर बात है खैबर पख्तूनख्वा एक मुश्किल सूबा है। हम ओमान के हवाले से भी दहशतगर्दी भी हो रही है यहाँ पे, तो शायद अली अमीन गंडापुर साहब को फुल फोकस करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। और जो पार्टी जिम्मेदारी है वो एक वर्कर के हवाले कर दी गई है। जुनैद अकबर भी एक वर्कर हैं और काफ़ी अरसे से पार्टी के साथ हैं, उनकी खिदमात हैं पार्टी के लिए, और काफ़ी मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये फैसला जो हुआ है ये वज़ीर आला की ही कंसेंट के साथ ही हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इख्तलाफात है, कोई इख्तलाफात की वजूहत नहीं है। सिर्फ वजूहत ये है कि इस वक्त पार्टी को भी एक मुस्तकिल सदर की ज़रूरत थी जो फोकस कर सके पार्टी पर, और चूंकि तंजीम साजी है पूरे सूबे की इस वक्त, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो पार्टी के हवाले से, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर को एक आम वर्कर की मुलाकात या पार्टी के साथ ज़्यादा वक्त देना काफ़ी मुश्किल होता है। गो के अली अमीन गंडापुर साहब ने पूरी कोशिश की, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त एक अलग सदर की ज़रूरत थी। और शायद ये रूटीन की बात भी है, कोई ऐसा नहीं है, कोई इख्तलाफात भी नहीं है, ना कोई किसी की कमजोरी मैं कहता हूँ कि उस वजह से हुआ है।
लेकिन एक अच्छे नहीं, लेकिन यूसुफ भाई साहब, आप समझते हैं कि जितना मुश्किल वक्त है इस वक्त पीटीआई के ऊपर, तो जुनैद अकबर साहब एक मौसर और बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं बतौर सदर? देखिए, जुनैद अकबर एक वर्कर हैं, हम सब उनके साथ हैं और मेरे ख्याल से पार्टी के सारे लोग उनके साथ खड़े होंगे। अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। एक अच्छी टीम उन पर डिपेंड करता है कि वो अपनी टीम कैसे बनाते हैं। अगर उनकी टीम अच्छी बन गई तो शायद बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे, क्योंकि एक वर्कर भी हैं, लोगों के साथ उनका राब्ता भी है और एक अच्छे इंसान भी हैं, तो ये सारी खसूसियात उनके अंदर हैं। अब देखना ये है कि वो अपनी टीम कैसे बनाते हैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कि उनके साथ टीम में कौन कौन लोग हैं। तो अब एक दो दिन में वो भी वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन ये जो तब्दीली है ओहदों के हवाले से शौकत यूसुफजई साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद रहेगी या आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि ये मरकज में भी कोई तब्दीली होगी? मेरे ख्याल से ये तो एक देखिए एक प्रोसेस होता है पार्टी का। जहां जहां इमरान खान समझते हैं कि आपको पता है वो कप्तान है और जिस तरह फील्डिंग में चेंजेस की जाती है, इसी तरह उनको लगता है कि जहां कोई प्लेयर मिसफिट है या कोई मुश्किलात है तो वो फौरन रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तो ये जो उन्होंने किए हैं इसके साथ हो सकता है, मेरे ख्याल से पंजाब में भी एक्सपेक्टेशन है कि पंजाब में भी कर ले, या लेकिन फिलहाल ऐसा अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन अगर कर ले तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पंजाब में नहीं हो सकता या मरकज में नहीं हो सकता, हर जगह हो सकता है। और मरकज में भी कोई इम्कान है? मरकज में भी कोई इम्कान है? देखिए, इम्कान तो हर वक्त रहता है, लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ ये कि डिपेंड करता है इमरान खान के ऊपर कि वो कितने मुतमईन है। अगर वो मुतमईन है फिर तो कुछ भी नहीं है। अगर वो मुतमईन नहीं है किसी प्लेयर से तो प्लेयर का बदलना उनके लिए आसान है, कोई मुश्किलात नहीं होगी इसमें। ठीक है, लेकिन यूसुफ भाई साहब, अभी अगर आप देखें तो मुज़ाकरात के हवाले से, अब जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि सबसे पहले कमेटी जो थी, मुज़ाकराती कमेटी, वो खान साहब ने तश्कील दी थी और आप लोग का ये बयानात मौजूद हैं कि हमने कमेटी बना रखी है, अब हुकूमत ने राब्ता करना है तो करे, हमारी कमेटी मौजूद है। अब और जब मुज़ाकरात शुरू हुए और आपने एग्री भी किया कि 7 रोज तक आपको मोहलत दी जाती है, हुकूमत को आपने टाइम भी दिया, उसके बाद अचानक मुज़ाकरात ख़त्म करना, ये आप क्या समझते हैं कि ये क्यों नौबत पेश आई? देखिए, इसके सब जिम्मेदार गवर्नमेंट है। ये बातें करना है कि जी हमने इनसे रिटर्न मांगा फिर हम इनको रिटर्न जवाब देंगे, देखिए डाखाने वाले सिस्टम अब खत्म हो चुका है, वो कमजोर पड़ गया। अब जब आपके साथ आमने सामने बैठ के आपको 2 दफा अपने मुतालबात पेश कर दिए, और 2 ही तो मुतालबात हैं कि लोगों को रिहा करो, जो बेगुनाह वर्कर्स हैं, सियासी वर्कर्स हैं, उनको रिहा करो, और दूसरा ये कि जो कमीशन है 9 मई का 26 नवंबर का, उसके पे कमीशन बनाओ। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन फिर भी हमने रिटर्न भी दे दिया। तो होना तो ये चाहिए था ना, ये 7 दिन बाद ही हमें रिटर्न में ही जवाब दे देते, हम इंतजार कर लेते। लेकिन इन्होंने तो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब तर्जुमान है, उन्होंने कहा जी ये मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सकते। जब उन्होंने इनकार कर दिया थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसके बाद हम किस चीज का इंतजार करें? हमने तो कोई ना कश्मीरी चाय उनके साथ मिलकर पीनी थी, ना उनके साथ कोई नमक मंडी के टिक्के खाने थे। हमने क्या करना था? हमने तो सिर्फ मुल्क के खातिर मुज़ाकरात करने थे, और वो शायद इस चीज को लिंगर ऑन करना चाहते थे, वक्त गुजारना चाहते थे, जिसका इमरान खान एक समझदार शख्स है। वो आपको पता है बहुत ही ज़ेरक और बड़ा तेज जहन है उनका। उन्होंने कहा ये तो मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि जो सियासी जो इनके वज़रा हैं, यानी अता तारड़ जो है वो हुकूमत के तर्जुमान है ना, वो जिस तरीके से तंज और जिस तरीके से वो बातें करते थे, इल्जामात लगाते थे, ख्वाजा आसिफ साहब को देखें, तो उस इन माहौल में देखें माहौल ही नहीं बना सकी गवर्नमेंट। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। लेकिन उनको आपसे भी गिले हैं कि आप लोग ट्वीट्स कर देते हैं, आप इस तरह के बयानात देते हैं। माजी में तो माजी करीब में आप ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात देख लें तो वो तो आपसे गिला करते हैं कि आप लोग इस तरह के ट्वीट्स करते हैं जिससे तातुल का खदशा मौजूद है। नहीं, देखिए ट्वीट तो जाहिर है, जब अता तारड़ साहब और ये जो ख्वाजा आसिफ हैं या और तिलाल चौधरी हैं, जो इनके बयानात, फिर मरियम बीबी देखें रोजाना की बुनियाद पर हर तकरीर में इमरान खान से शुरू करती है, इमरान खान पे खत्म करती है। वो 10 मिनट इमरान खान के बगैर तकरीर भी नहीं कर सकती अगर वो नाम नहीं लेंगी उनका। तो जितने उन्होंने महाज खोल रखे थे, अगर एक ट्वीट की मार देती ना गवर्नमेंट, एक ट्वीट पे सारे खामोश हो गए।
लेकिन देखें मुस्तकिल तौर पे ये पीटीआई को कभी कहते हैं इंतशारी टोला, कभी कहते हैं दहशतगर्द टोला, कभी आप देखें कल परसों जो है प्राइम मिनिस्टर कहता है मुल्क दुश्मन अनासर। अगर आप 90% अगर मुल्क दुश्मन हो गए तो फिर आप रहेंगे कहाँ पर भाई? अपने लोगों को आप मुल्क दुश्मन समझते हैं। हुकूमत आपसे नहीं चल रही, मईशत आपसे ठीक नहीं हो रही, और निज़ाम आपसे नहीं चल रहा, अदालती निज़ाम आपने तबाह कर दिया, माशी निज़ाम आपने तबाह कर दिया, सियासी इस्तेकाम आपने बना सके, आप कह रहे हैं मुल्क दुश्मन। तो मुल्क दुश्मन कौन है? 27,000 अरब का कर्जा 2 सालों में आपने ले लिया, आपने क्या ठीक किया? अवाम को क्या आपने रिलीफ दिया? अभी जाके और $1 अरब का कर्जा और हुकूमत ले रही है। तो कर्जों लेके आप उड़ान पाकिस्तान को कामयाब करना चाहते हैं। कर्जों से कभी कोई मुल्क बना है, कोई चला है मुल्क? कर्जे लिए जाते हैं, लेकिन कर्जों का ये मकसद नहीं है कि आप वापसी का ना सोचें और बस कर्जे ही लेते जाएं। ये नहीं, तो लेकिन शौकत साहब, ये जो आपका फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये हतमी फैसला है कि अब आप मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे? अभी भी कोई ना कोई इम्कान मौजूद है, कोई चांस है, आप हुकूमत को आखिरी चांस देंगे? देखिए, हम मुज़ाकरात के लिए इसलिए बैठे थे कि मुल्क मुश्किल में है और हम समझते हैं कि हमारे मुतालबात जेन्युइन है। इस पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पैसा खर्च हो रहा है कि हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर रही है। सिर्फ सच आज सामने लाना है। अब ये कह रहे हैं कि 9 मई किसने किया, 26 नवंबर के कौन जिम्मेदार है, और मुसलसल पीटीआई और उसके वर्करों को दीवार से लगाया जा रहा है। तो ये जो कमीशन है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि दूध का दूध पानी का पानी। कमीशन सिर्फ ये कह देगी कि कौन कौन मुलविस है, क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आयद होती है, जिससे हुकूमत खौफजदा है। क्योंकि आप देखें कि बेनिफिशियरी नून लीग है, इस सारे 9 मई के भी और 26 नवंबर के भी बेनिफिशियरी नून लीग है, हुकूमत है। अब हुकूमत डर रही है, वरना कमीशन बनाने में इनको क्या रुकावट है? पहले भी कमीशन बनते रहे, अभी दोबारा अगर बन गए तो क्या हो जाएगा? सिर्फ हुकूमत चूंकि इसमें मुलविस नहीं, लेकिन अब फिर ये आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला दरवाजा बंद हो गया या अभी भी कोई ना कोई इम्कान मौजूद है? देखिए, हमारी तरफ से तो दरवाजे बंद है। अगर सिर्फ एक चीज पे जो खान साहब ने भी आज कहा है, और शायद कि अगर ये 28 नवंबर से पहले अगर ये कह दें कि जी हम बनाते हैं जुडिशल कमीशन, तो फिर बात हो सकती है। उसके बगैर कोई बातचीत नहीं होगी, सारे दरवाजे बंद। लेकिन ये कि उसके जिम्मेदार फिर गवर्नमेंट होगी, इसलिए कि मुल्क और मुश्किल में आ जाएगा। हमारे पास बड़े ऑप्शन है। ये कहते हैं आपके पास ऑप्शन नहीं है। जो इरफान सदीकी साहब ने कहा कि आप खिड़कियां भी बंद कर दें, रोशनदान भी बंद कर दें। भाई हम बंद कर दें, हमें किसी रोशनदान की जरूरत नहीं, ना खिड़कियों की जरूरत है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी स्ट्रीट पावर मौजूद है। हम किसी बैसाखियों के सहारे पे नहीं आए और ना उस पर डिपेंड करते हैं। बैसाखी के सहारे पे गवर्नमेंट खड़ी है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुल्क को मुस्तकिल बुनियादों पे खड़ा करे। ये जो कर्जों के ऊपर जो मुल्क चला रहे हैं, इससे न मईशत ठीक होगी और ना ही मुल्क। शौकत साहब, जैसे आपने ऑप्शंस की बात की, तो पीटीआई के पास कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या स्ट्रेटेजी होगी अगर मुज़ाकरात आप नहीं करते तो? देखिए, ग्रैंड अलायंस पे काम हो रहा है, जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है उस पे काम हो रहा है। काफी लोगों से मुलाकातें हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ग्रैंड अलायंस बना तो हुकूमत के लिए चलना और भी मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा एहतिजाज का रास्ता खुला है, जो आईन कानून के दायरे में रहकर जितने भी ऑप्शन है वो हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हुकूमत फिर नहीं चल सकेगी, क्योंकि वो फिर फाइनल राउंड्स होंगे। अभी तक तो जो कुछ भी हुआ हम उस पे नहीं गए हैं, लेकिन हुकूमत ने हमारे साथ जो किया वो सबको पता है। हम उन सारी चीजों को बुलाने के लिए तैयार है मुल्क के लिए। लेकिन एक जुडिशल कमीशन बनाने में क्यों हुकूमत रुकावट है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या हुकूमत कुछ छुपा रही है? हुकूमत कोई खौफजदा है? कुछ तो है जिसमें दाल में कुछ है जो काला काला नजर आ रहा है गवर्नमेंट को। हाँ, लेकिन कहीं ऐसा तासुर तो नहीं है, ये जो एक तासुर दिया जा रहा है यूसुफजई साहब के, आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करके शायद जैसे माजी करीब में आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल हो गए हैं, तो शायद अब आपकी उनके साथ बातचीत हो रही है, कोई बैकडोर राब्ते हैं? देखिए, ये भी एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, ना ही हमारे कोई पॉलिटिकल मुज़ाकरात हुए हैं इन मुज़ाकरात के अलावा। देखिए, एक जो बातचीत हुई थी वो अमन अमान के हवाले से थी, सिक्योरिटी के हवाले से थी, जो खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश है। उसमें सारी लीडरशिप आई थी, उसमें हमारे वो बैरिस्टर गौहर साहब भी आए थे, और उसको गलत रंग दिया गया, और उसकी वजह से हुकूमत का फ्यूज उड़ा हुआ है कि जी इनके तो राब्ते हुए हैं। तो भाई राब्ते हुए हैं तो
पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हुए ना, इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट से तो नहीं हुए कि आप इतने खौफजदा हो गए और आपको इतने सपोर्ट मिली हुई है कि आपको बगैर सीटों के आप गवर्नमेंट चला रहे हैं और सारे जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करके आपको हुकूमत बना के दी, आप हुकूमत भी नहीं चला पा रहे, आप आवाम को खुश भी नहीं कर पा रहे। तो ये हुकूमत तो एक किस्म की आवाम के ऊपर भी बोझ है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बोझ है। हाँ नहीं, लेकिन यूसुफजई साहब आप लोग तैयार तो हैं ना कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चले बात करती है तो आप लोग बात करने के लिए तैयार हैं, दरवाजे बंद नहीं है? नहीं देखिए, बातचीत से तो हमने कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए। हम पॉलिटिकल लोग हैं और हमें पता है कि जो जिनके पास इख्तियार है उनके साथ बात करने में क्या कमात है। लेकिन हम तो देखें, हुकूमत जो बार बार कह रही थी कि ये सियासी लोग नहीं है और ये सियासी लोगों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, हमें उस वक्त भी अंदाजा था कि इनके पास इख्तियार नहीं है और आज तो ये एक्सपोज हो गए हैं। ये जो हीले बहाने बना रहे हैं ना, ये हीले बहाने इनके कोई काम नहीं आएंगे। ये एक्सपोज हो रहे हैं दुनिया के सामने भी और आवाम के सामने भी कि कमीशन बनाने से आखिर डर क्या है। क्या इससे पहले कमीशन नहीं बने? ठीक है। क्या मॉडल टाउन के ऊपर कमीशन नहीं बना? तो कमीशन बनने से क्या मतलब, इनको क्यों खौफ है? और जब कमीशन बनने पे आपको इतना खौफ है तो आप मुल्क को नुकसान देने के लिए तैयार है लेकिन कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं है। चले ठीक है यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, शौकत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक तरफ पीटीआई का ये मुतालबा है कि अगर कमीशन की तश्कील का ऐलान कर दिया जाता है तो फिर शायद जो मुज़ाकरात हैं उनको बहाल किया जा सकता है। अब देखना यह है कि हुकूमत की जानिब से पीटीआई के इस मुतालबे पर क्या रद्द अमल या क्या फैसला जो है वो सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।